मैं इस राउंड में मैं चाहूँगी कि आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पॉइंट वाइज़ दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में जो लॉ है, जो कानून है, न्याय की जो बातें हैं आसान करके बताएँ। अ, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने खुद भी एज़ अ पुलिस ऑफिसर आपने कई मामलों की जाँच की है, एफआईआर रजिस्टर किया है। और अब आप वकील के तौर पर आप किसी अ, पेटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी आप डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ, और अभी एक लॉयर के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। तो ये दोनों रोल का जो डिफरेंस है, कितना बदलाव देखते हो आप एज़ योर ड्यूटी एज़ अ लॉ ऑफिसर, एज़ अ पुलिस ऑफिसर एंड योर ड्यूटी एज़ अ लॉयर। तो ये दोनों रोल में कितना बदलाव आया? आपके दृष्टिकोण में कितना बदलाव आया? पहले आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब आप आम नागरिक को रिप्रेजेंट करते हो। हमारे कोई दोस्त है, वो कहते हैं पहले तुम आरोपी को या गुनहगार को पकड़ने का काम करते थे और अभी छुड़वाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कैसा? तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो मेरे दोनों पक्षकार है। मैं कंप्लेनेंट की तरफ से भी पैरवी करता हूँ और अक्यूज की तरफ से भी पैरवी करता हूँ, और दोनों काम सरीके है। पुलिस का काम जो है वो भी, वकील का भी काम वही होता है। जो भी फैक्ट्स है, फिगर है, वो कोर्ट के सामने पेश करो और लीव इट टू द कोर्ट टू डिसाइड द केस। दोनों काम वैसे होता है, जो रियल फैक्ट से तुमको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। तो जो भी डिसीजन है, निर्णय है, कुछ भी है, वो पुरावा जो कुछ है वो तौल के कोर्ट दे देते हैं। उसमें आपका कोई रोल नहीं रहता। अपना रोल यही रहता है कि अपना केस प्रेजेंट करें। बिल्कुल सर, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो लॉ क्लर्क हो या जुडिशरी हो या पुलिस ऑफिसर, सभी न्याय व्यवस्था बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं और अपनी-अपनी दी गई ड्यूटी को ऑनेस्टली निभा रहे हैं। तो इट्स ऑल अ चेन मूवमेंट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, टू प्रोटेक्ट द लॉ सिस्टम, है ना? देशवासियों को सुरक्षित रखने का अपना-अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप क्योंकि आपने इकोनॉमिक ऑफेंस में अपनी सेवाएँ दी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है आप, तो एक आम इंसान को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कौन-सी ऐसी खास ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? वो आप प्लीज़ थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। बहुत ही सिंपल है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि तुमको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। अभी ये जो कंपनी है या जो स्कैमस्टर्स है, उनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी कॉन्टिजेंसी प्रोग्राम नहीं होता, उनका कोई भी इंडस्ट्री नहीं होता, कोई भी पैसे कमाने का साधन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और वो तुमको अगर कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो वो झूठा है। और जो मार्केट में जो रेट है तुमको मिलता है, बैंक में मिलता है या पोस्ट में मिलता है, या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ मिलता है कहाँ, तो वो ठीक है। उससे ज़्यादा अगर डबल, ट्रिपल 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अगर मिलता है, तो वो क्यों जाए वहाँ? वो रिस्की है, और रिस्क है तो खुद में तुमको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना है, कंपनी कौन-सा है, मतलब स्टडी तो खुद ही कर रहा है, उसके बाद ही निर्णय लेना है। बहुत ही सिंपल है वो। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले भी आपने बताया कि एक तो अपनी ग्रीड, अपनी लालच पे कंट्रोल करिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रही है, तो वहाँ पर खतरे की घंटी है। आप उसको खुद से इन्वेस्टिगेट करिए, खुद भी रिसर्च करिए और खुद भी आप विजिलेंट रहिए, सतर्क रहिए। ऐसा नहीं कि हर बार पुलिस ही आपको आकर हेल्प करेगी जब आप धोखा खा जाओगे। तो पहले भी आप सतर्क रहना, ये भी आपका एक एज़ अ सिटिज़न ये आपका भी फ़र्ज़ है। तो अपनी ग्रीड और अपनी लालच से बचें। ये आपने सर बहुत अच्छा बताया। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आप कुछ एक पॉइंट्स में 4-5 पॉइंट में बताइए कि एक आम इंसान एफआईआर के नाम से बहुत डरता है या घबराता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसके लिए क्या जानना ज़रूरी है? कौन-सी ऐसी 4-5 पॉइंट है अगर उसे खुद कोई एफआईआर रजिस्टर करनी है या उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो ऐसी कोई खास बात जो ख्याल रखनी चाहिए या एक सिटिज़न को जानकारी होनी चाहिए? एक तो यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन टू लॉन्च द कंप्लेंट, and the officer concerned, yeah, the duty officer, he will reduce your complaint in writing. You have to read that complaint, then you have to sign it, and you have to ask for the copy of it. It's a normal procedure. इसमें ऐसा होता है कि तुम कहते कुछ है, पुलिस स्टेशन वाला लिखता कुछ है, वो क्या लिखता है, तुम क्या करते हैं। कभी कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस देने के लिए जाते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंग्रेडिएंट उसमें डाल देता है, तो ऐसा भी हो जाता है, तुम साइन करके वापस आ जाते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट यू हैव टू टेल,
what your complaint is there, whether it is properly reduced in writing by the officer. ये एक हो गया. दूसरा, you draft the complaint in writing and give it to the police station. भी ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन वाला कभी लेता है, कभी नहीं लेता है. नहीं लेता है तो there are higher officers. You have to go to the senior inspector, you have to go to the assistant commissioner, you have to go to the deputy commissioner, then the commissioner. अगर कमिश्नर भी नहीं लेता, then you have to go to the court. It is according to the procedure. You have to go to the court and get the order of the investigation. Get the order to the police for the investigation. Court will give the order that your case will be investigated. तो ये ध्यान में रखना है. और अपने कंप्लेंट में एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है. कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही केस पुलिस एफआईआर ले लेती थी, बाकी तो एनसी कंप्लेंट तो लिखी जाती है. और कोई भी घटना हो या गुनाह हो या एफआईआर हो तो उसको पाँच छः इंग्रेडिएंट जरूरी होता है. 5W and 1H, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये जो आ जाता है. और एक आता है हाउ. ये अगर 6 अगर उसके सवाल मिल गए तो दैट बिकम द कंप्लीट केस. तो ये पुलिस के लिए अच्छा होता है और कंप्लेनेंट के लिए भी अच्छा होता है. लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए ये सभी के सभी जरूरी नहीं है. जरूरी ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो ये करने के बाद तुम बाकी जो जरूरी बातें हैं वो तुम बाद में देख सकते हो पुलिस को. तुम्हारा सप्लीमेंट स्टेटमेंट लिया जाता है कंटिन्यूटी की वजह ये इसमें, और उसमें वो जो चीज़ें हैं जो तुमको देना है वो डाल दिए जाते हैं. कभी कभी पुलिस वाला पूछता है तुम्हारे पास स्लिप है क्या, दागिना अगर चोरी हुआ तो उसका कहीं रिसीट है क्या, क्या है. उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती. तो तुमको बताना कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लिखो, अगर बिल है तो हम दे देंगे. तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रहती है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए किसी को. बिल्कुल। सर, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बताया कि 5W1H का ख़्याल रखना है और एफआईआर अगर आप करना चाहें तो वो आपका हक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर उस वक़्त नहीं हो रही है तो आप सीनियर अथॉरिटी से बात करिए, तब एफआईआर करवा सकते हैं, वरना कोर्ट भी आपको अधिकार देता है कि आप एफआईआर कर लीजिए। और अगर ये ध्यान में रखिए कि कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस के तहत रजिस्टर हो रहा है या नॉन कॉग्निज़ेबल उसका भी, और अगर आपको उसकी समझ नहीं है, तो कंसल्ट कर सकते हैं या स्वयं भी आप उसको टाइप करके आप पेश कर सकते हैं। और कई चीज़ें अगर आप बाद में एज़ अ सप्लीमेंट्री ऐड करना चाहें, वो भी आपका अधिकार है। और अगर आपको कोई छोटी-मोटी चीज़ों में रोकता है या रुकावट लगाता है कि इसका रिसीट लाइए, उसका रिसीट, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये जानकर बहुत खुशी हुई सर कि आपने इतना क्लैरिटी से, इतना आसान शब्दों में हमें बता दिया कि एक नागरिक के क्या अधिकार है, जब वो एफआईआर रजिस्टर करने जाए तो। थैंक यू सो मच सर। क्रिमिनल केसेज़ आप काफ़ी इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो अगर किसी यंग स्टूडेंट को, किसी यंग लॉयर को क्रिमिनल लॉ में करियर बनाना हो, तो कुछ आप टिप्स या कुछ पॉइंटर्स देंगे कि उन्होंने कैसी शुरुआत करनी चाहिए या ये फ़ील्ड उनके लिए बनी भी है कि नहीं है? धवल जी, सीधी बात है उसमें. एक तो यू हैव टू स्टडी द केस. तो केस स्टडी करने के लिए क्या चाहिए, वो यू वांट एफआईआर. जो एफआईआर में क्या कुछ कहा है, उसका जो फैक्ट्स फिगर्स जो भी है वो तुमको स्टडी करना पड़ेगा. बाद में पंचनामा है, देन बेल एप्लीकेशन है, अपना ये रिमांड एप्लीकेशन है पुलिस स्टेशन का. पुलिस स्टेशन का रिमांड एप्लीकेशन में भी क्या लिखा है वो भी जानना जरूरी है. दूसरा, जो आपका क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट्स को पहले अच्छा इंट्रोगेट करो, क्योंकि कभी कभी वो छुपाते रहते हैं कुछ. उसका जो अगर कुछ खामियां है वो तुमको नहीं बता दे, तो वो तुमको उनको उनको पूरा सुनना है. और जो भी केस आप लेते हैं तो उसका रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है लॉ में वो देखना बहुत जरूरी है और बारीकी से उसको ध्यान देना है. और उसके बाद फिर आता है जजमेंट्स, जो केस लॉ. केस लॉ जो हायर कोर्ट्स का जो केस लॉ है वो तुम करो. मतलब एक तो केस पेपर भरो, दूसरा वो जो तुम्हारा पक्षकार है उसको तुम अच्छी तरीके से सुनो, दूसरा तुम प्रोविजन देखो, और तीसरा केस लॉ देखो. ये 4 चीजें अगर तुम एक ही इसमें करेंगे तो उसमें से बहुत सारा तुमको पॉइंट्स मिलेंगे. और कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढो उसमें क्या है. अभी पंचनामा है तो उसमें क्या होता है कि टाइम रहता है, प्लेस रहता है, और पंचनामा में कौन आदमी है, किनके नाम है, वो जरूरी होता है. क्या मतलब क्या क्या लिखा है. कभी कभी एक पुलिस वाला 3-4 जगह एक ही टाइम में तुमको मिल जाता है, या ऐसा कैसा हो सकता है, ये भी जरूरी है. कितने टाइम में तुमको इन्फॉर्मेशन आ गई, केस डायरी में क्या लिखा है, बाद में ऑफिसर किस कौन से टाइम में वहां से बाहर निकला है,
उसके बाद उसका जगह में पंचनामा होना चाहिए। मतलब ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये अगर उसमें अगर तुमको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, केस बिल्कुल। चलाने में। सर, आपकी बातों से मतलब मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। अ, ये जो शब्द आते हैं, बड़े-बड़े शब्द कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस डायरी, सर ये क्या है? ये थोड़ा-सा आसान शब्दों में बता दीजिए कि ये क्या व्हाट इज़ दिस पुलिस डायरी? व्हाट इज़ दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस? स्टेशन डायरी, पुलिस डायरी मतलब स्टेशन डायरी। तो इवेंट डायरी भी उसको बोल सकते हैं। मतलब पुलिस स्टेशन में जो-जो घटना होती रहती है, जो भी हो, ये रिस्क इसका तो होता ही रहता है, लेकिन छोटी-मोटी कुछ भी घटना होती रहती है, उसका मेंशन वो डायरी में होता है। तो उसमें वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एट व्हाट टाइम ऑफिसर लेफ्ट, एट व्हाट टाइम ऑफिसर रिटर्न एंड व्हाट ऑफिसर डिड, वो उसमें आ जाता है। पंचनामा करके ये प्रॉपर्टी सीज की, वो पुलिस स्टेशन में लाई, उसका एंट्री हो गया, वो मुद्देमाल में एंट्री हो गया, मतलब ये उसको दिखाती है। और दूसरा बाकी जो रिकॉर्ड्स है, वो समझो क्राइम रजिस्टर, क्राइम रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट वो बॉम्बे में क्राइम रिपोर्ट बोलते हैं। इट इज अ क्राइम डायरी जो लिखते हैं वो। तो उसमें ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर डे टू डे क्या करता है, वो उसमें लिखा हुआ रहता है। ऐसा उसका एक्सेस तुमको नहीं मिलेगा शायद अभी, क्योंकि लेकिन तुम कोर्ट की तरफ से वो कोर्ट के पेरुजल के लिए मंगा सकते हो कि उसमें क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, वो दिखाने के लिए। तो तुम जाने के बाद अगर नया नया गया, मुझे स्टेशन डायरी का कॉपी दो, तो नहीं मिलेगा तुमको। क्राइम डायरी का ये मिलेगा तो नहीं मिलेगा तुमको। दे आर नॉट अलाउड टू, मतलब दे नहीं सकते वो, ऐसा है। लेकिन ट्रायल के टाइम तुम उनको बुला सकते हैं फॉर द पेरुजल ऑफ द कोर्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट जरूर बोलता हूँ मैं, एवरी ऑफिसर हैज टू मेंटेन अ पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी, वो पर्सनल डायरी में उसके सीनियर ऑफिसर से उसके सिग्नेचर भी आते हैं। तो वो पर्सनल डायरी में भी वो उसमें एक हफ्ते में क्या क्या काम किया है, वो उसमें आ जाता है। अच्छा। और सर ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अगर एक साधारण व्यक्ति को समझाना हो तो आप कैसे बताएँगे सर? ये तो लॉ में तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, कॉग्निजेबल कौन-सा है, नॉन कॉग्निजेबल कैसा है। अभी सिंपली अगर किसी ने गाली दी या कुछ थप्पड़ मारा या झगड़ा हो गया, उसमें नॉर्मल कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, खाली रास्ते पे कुछ बातचीत हो गई, झगड़ा हो गया, या तुमने किसी के कार की हवा छोड़ दी, या किसी के घर पे पत्थर फेंक के उसका दरवाजा तोड़ दिया। तो ये जो मामले हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। कभी-कभी होता है ऐसा कि उसने ये किया, अभी लोगों को समझता नहीं, तो वो लोग उसको एफआईआर ही बोलते हैं, एफआईआर दिया करके, और पुलिस भी खुश रहता है एफआईआर लिखा करके। लेकिन वो एफआईआर नहीं होता, वो नॉन कॉग्निजेबल केस होती है, वो भी लिखते हैं और उसका कॉपी उसको दे देते हैं। तो ये ऐसी बात है। अच्छा, तो कॉग्निजेबल इज़ मोर सीरियस ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल हाँ। हाँ। सर, कई बार हम लोग टीवी पर देखते हैं कि इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए लेके गए फॉर इंटरोगेशन और फिर बाद में अरेस्ट कर लिया या इस व्यक्ति को अरेस्ट ही कर लिया। तो ये एक साधारण व्यक्ति को अपने अधिकार कौन से अधिकार ऐसे पता होने चाहिए कि जब उसको कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रहा है, पूछताछ के लिए लेकर जा रहा है कोई ऑफिसर या उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक सिटिज़न के क्या राइट्स है उस वक़्त? उस बारे में सर प्लीज़ थोड़ा बताइए? अभी अगर तुमको पुलिस बुलाती है, पुलिस इज़ कॉलिंग यू, तो दे हैव टू सेंड समन्स। समन्स में सब कुछ आ जाता है किसके बारे में तुमको बुलाया करके। इफ यू आर कॉल्ड एज अ विटनेस, देन यू हैव टू गो देयर। अगर आपके पास कुछ है, तो पुलिस को बताना तुम्हारा ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने बोला तो जाने का नहीं, या बहुत कुछ बड़ा उसको अपराध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू सिंपली गो देयर एंड मेक योर स्टेटमेंट, जो भी है वो पुलिस को लगता है। हाँ, लेकिन अगर तुमको अरेस्ट करने के लिए अगर लेके गए, तो आपके अधिकार है। अभी इसमें अरेस्ट के लिए पुलिस ने क्या-क्या ये करना चाहिए, पालन करना चाहिए, इसके लिए केस है वो, सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की केस है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें गाइडलाइन दिया है कि अरेस्ट कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए ऑफिसर्स ने। जैसा कि उसका नेम प्लेट, नाम, उसका दर्जा, डेसिग्नेशन उसको डिस्प्ले होना चाहिए। उसको पूरा टाइम देना चाहिए, उसको बताना चाहिए किसके बारे में तुमको अरेस्ट कर रही है। उसके जो रिलेशन है उसको पुलिस ने इंटीमेशन देना चाहिए। वकील जो है उसका
उसके लिए उसको वकील से बात करने के लिए उसको परमिशन देना चाहिए। कंट्रोल रूम पुलिस का रहे, वहाँ उसकी नोंद होनी चाहिए कि उसकी ऐसे-ऐसे फलाने आदमी को ऐसे-ऐसे पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है, कंट्रोल रूम को। तो डायरी एंट्री करना चाहिए। मतलब ये सब जो है इसका पालन, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, तो ये सुनकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है। अरेस्ट कोई ऐसे ही नहीं कर लेता है, पुलिस ऑफिसर का नाम पता होना चाहिए। उस व्यक्ति को, उसके रिलेशन को बताया जाना चाहिए, उसको किस पुलिस स्टेशन में लेकर जा रहे हैं, किस लिए लेकर जा रहे हैं। डायरी में उसका मेंशन होना चाहिए, उसकी मेडिकल चेकअप और कई बहुत सारे अधिकार हैं, जो एक हर हर सामान्य नागरिक को पता होना अच्छी बात है। एवरीबॉडी शुड नो अबाउट देयर राइट्स। अगर ड्यूटीज़ पता है, राइट्स भी पता है, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई उसके बारे में भी करनी चाहिए। तो आपने तो बहुत ही आसान शब्दों में बिल्कुल सरल भाषा में बताया, तो इट्स रियली गुड टू नो। थैंक यू सर। सर, जब बता रहे थे कि जब आप रिटायरमेंट के बाद आप दोबारा एलएलबी करने के लिए कॉलेज गए और कई यंग बच्चों के साथ बैठकर आपने पढ़ाई की फुल टाइम कॉलेज में। तो उस वक़्त का कोई मज़ेदार किस्सा अगर याद आ रहा हो तो बताइए? तो एक थोड़ा-सा मॉरल इंस्पिरेशन हो जाएगा, जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि मुझे ये डिग्री कर लेनी चाहिए थी। उस वक़्त मुझे शुरुआती दौर में मुझे टाइम नहीं मिला, या ने ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी, तो मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की, तो अब इस उम्र में कैसे मैं वापस जाऊँ? तो कई लोग उस दुविधा में होते हैं, तो उनका थोड़ा-सा डर दूर कर दीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाउ इंटरेस्टिंग वाज़ इट? I very much enjoyed going to the college and attending classes, sitting with the youngsters, बाद में learning various law subjects, preparing for exams, giving exams, waiting for the result. ये जो स्टेप्स है ना, वो बहुत एंजॉय किया मैंने करने के। मतलब सीखने के साथ-साथ ये भी मुझे बहुत मज़ा आया। और जब पहले दिन मैं गया, एवरीबॉडी स्टैंड अप, सब खड़े हो गए। उनको लगा कोई सिखाने वाला आया है, कोई लेक्चरर आया है, कोई प्रोफेसर आया है, ऐसे बोले। तो मैं बोला, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं जाके पीछे बैठ गया। तो ये ऐसा, मतलब ये थोड़े इंसिडेंट है ऐसे। तो एक बार मैं कॉरिडोर में जा रहा था, तो प्रिंसिपल आ गए और मुझे बोला, क्या कर रहे हो? कम ऑन, कम विथ मी। तो उनके साथ में पीछे से चला गया। तो मैं खड़ा रहा, उनको पूछने लगे, तुम कौन है, कैसे आया है, सब ऐसा। नया नया था मैं। तो मैं बोला, नहीं नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ पुलिस से से। तो बोले, अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो उसने कुछ, मतलब वैसे तो गुस्से में लेके गए थे मुझे कुछ सुनाने के लिए, कुछ सुनाया भी था पहले, बाद में एकदम शांत हो गए। वैसे भी कुछ किस्से होते हैं। लेकिन अच्छा, एंजॉय एंजॉय किया मैंने, और अभी भी एंजॉय करता हूँ स्टडिंग द लॉ। और जाए कोर्ट में जाना आना रहता है। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप दोबारा कॉलेज गए तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपने पूरा प्रोसेस एंजॉय किया, चाहे वो एग्जाम देना है, रिजल्ट के लिए वेट करना है, और जो छोटे-मोटे ऐसे इंसिडेंट हुए कि लोगों ने डाउट किया, तो उसको भी आपने बिल्कुल मज़े से उसको एंजॉय किया, और पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो सर, यू आर एन इंस्पिरेशन, और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का जो पॉडकास्ट है बहुत पसंद आएगा, लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ आप दोबारा भी मेरे पॉडकास्ट पे ज़रूर आइए, और आज आपने जो मुझे समय दिया और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की, सर उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। कृपया हमें लिखकर बताएं कि आप हमारे अगले वीडियो में किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम कानूनी प्रक्रिया को सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकें।